अब नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो क्या इसमें भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा। अब देखिए, जब हम ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं वो एरिया जो ए और बी के बीच में कॉमन है वेन डायग्राम से, और हम जब बी इंटरसेक्शन ए लिख रहे हैं तो बोल रहे हैं वो एरिया जो बी और ए के अंदर कॉमन है। तो फंडामेंटली स्पीकिंग लॉजिकली हम सेम ही एरिया की बात कर रहे हैं, हैंस ये कॉम्यूटेटिव होगा। कॉम्यूटेटिव अगेन मीन्स ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ब्रैकेट लगाने से भी यहां कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव इन नेचर। अब अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं किसी भी सेट का उसी सेट से, तो आप देखेंगे सारा का सारा सेट कॉमन हो जाएगा, तो इसका आंसर ए आ जाएगा, जो कि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। वहीं अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं इसका नल सेट के साथ, तो नल सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन भी कुछ नहीं आएगा, ऐसे इसका आंसर नल सेट ही हो जाएगा, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। और अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर सारे ही एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, तो आंसर ए हो गया। हैंस हमारी थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो गई। अब देखिए फिफ्थ एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है दैट टॉक्स अबाउट इंटरसेक्शन बीइंग गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। तो यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। पहले को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। और सेकंड के अंदर हम उल्टा भी बोल सकते हैं यूनियन विल आल्सो गेट डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन, है ना। तो अगर हम इसके अंदर इनका ऑर्डर चेंज कर दें इंटरसेक्शन और यूनियन का, तो भी ये स्टेटमेंट ठीक ही रहता है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं होता। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी करेक्ट है। तो बात क्या करें, इंटरसेक्शन विल गेट डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन एंड यूनियन विल गेट डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन, है ना। इसको आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपने बचपन में करी हुई है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर। तो अगर हम लिखें 2 इंटू 3 प्लस 4, तो आप इसको ऐसे लिख देते थे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप लिखते। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। तो सिमिलरली यहाँ पे लॉजिक हम क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्शन इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। तो सेम ही बात है जो हम पहले कह रहे थे और यहाँ पर कह रहे हैं। अब आइए इस एग्जाम्पल का यूज हम करते हैं अपने वेन डायग्राम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो क्या हम वेन डायग्राम से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम इंटरसेक्शन लें ए का बी यूनियन सी के साथ, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या हम वेन डायग्राम का यूज करके इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना, या नहीं कर सकते, इसको हम चेक करते हैं। और इससे क्या होगा, आपकी वेन डायग्राम बनाने की एबिलिटी भी बेटर हो जाएगी। और वो एक इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो इस चैप्टर से हमको क्वेरी फॉरवर्ड करके लेके जाना है, क्योंकि ये ही एबिलिटी आपको प्रोबेबिलिटी में काम आएगी, यही आपको पीएनसी में काम आएगी, और मल्टीपल चैप्टर्स के अक्रॉस ये एबिलिटी आपको काम आ रही होगी। तो वेन डायग्राम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी यूजिंग वेन डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, देखिए एलएचएस का वेन डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाए, तो हमने बोला देखिए इसमें दो सेट हैं ए, और फिर इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हैं, बी यूनियन सी। तो अगर मुझे इसका बनाना है तो इस सेट को अलग बनाना पड़ेगा, इस सेट को अलग बनाना पड़ेगा, और फिर दोनों का कॉमन रीजन देखना पड़ेगा। तो लेट अस ड्रॉ ए सेट फर्स्ट। तो मैंने क्या किया, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ 3 सेट्स लिखा। एक सर्कल ऐसा आया, एक ऐसा आया और एक ऐसा आया। ये सेट ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम क्या बोल रहे हैं, सेट ए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सेट ए, तो मेरे पास किस रीजन की बात हो रही है, मेरे पास इस रीजन की बात हो रही है जो ए के अंदर है ना। ये मेरा सेट ए हो गया। दूसरा हमने क्या बोला, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है सेट बी के साथ। अब बी यूनियन सी के साथ। तो पहले बी यूनियन सी बना लेते हैं। और देखिए यूनियन का क्या मतलब होता है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी, वो रीजन जो ए के अंदर भी है, सॉरी बी के अंदर भी है, वो रीजन जो सी के अंदर है सिर्फ, और वो जो कॉमन है। तो ये हमारे पास पोर्शन आ गया। पहले जो मेरे पास पोर्शन आया था वो कौन सा पोर्शन था, पहले ये वाला पोर्शन था। तो हम इंटरसेक्शन ले रहे, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो पोर्शन जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो फिर हम अपने 3 सर्कल्स बना लेते हैं और वो रीजन ऑब्जर्व करते हैं जो कि कॉमन है। तो ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो अगर आप बहुत गौर से देखें तो आपके पास टोटल 8 रीजन हैं इसके अंदर। उसके अंदर से अगर मैं फर्स्ट रीजन देखूं, जहाँ मैंने 1 लिखा है ना, दैट इज ओनली इन ए, वो तो कॉमन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये अगर मैं रीजन देखूं जो ए और बी के बीच में कॉमन है, तो ये कॉमन आ रहा है। और अगर मैं ये रीजन देखूं जो बी और सी के बीच के अंदर है, तो ये भी मेरे पास यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। तो मेरे पास ये रीजन आ गया जो दोनों में कॉमन है। तो मेरा पास जो वेन डायग्राम मिला मुझे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, वैसा दिखाई देता है। अगेन मैं वापस से जाता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं आंसर तक कैसे आया। तो मैंने क्या किया, पहले ए का वेन डायग्राम बनाया,
फिर मैंने बी यूनियन सी का वेन डायग्राम बनाया और फिर उनका कॉमन रीजन चेक कर लिया, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना था और इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन रीजन होता है। अब हम अगला स्टेप देखते हैं, आप राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ चले तो हमारे पास ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसको हमें एनालाइज करना है। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, जो ए इंटरसेक्शन बी है उसका वेन डायग्राम बनाए। तो आइए इसका वेन डायग्राम देखते हैं। तो अगेन मैं 3 सर्कल्स बनाऊंगा क्योंकि वो मेरा स्टैंडर्ड टेम्पलेट है इस केस के अंदर, बिकॉज 3 सेट्स आर इन्वॉल्व। और मैंने बोला ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, तो वो पोर्शन जो ए और बी में कॉमन है वही पोर्शन आ गया। फिर हमने क्या बोला कि इसका यूनियन लेना है, ठीक, किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो फिर अपना स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाते हैं ए बी सी का, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। और अब हम क्या बोल रहे हैं, देखिए ए और सी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो वो उनका कॉमन रीजन हो गया, ये रीजन। अब आपकी देखिए लास्ट टाइम हमें जब क्वेश्चन दिया था तो उनके बीच में यहाँ इंटरसेक्शन का साइन था, तो हम कॉमन रीजन ले रहे थे। यहां पर यूनियन का साइन है, तो हमें कॉमन रीजन नहीं लेना पड़ेगा, मतलब कॉमन रीजन तो लेना ही पड़ेगा, साथ में वो रीजन भी लेना पड़ेगा जो सेट और ए के अंदर है और सिर्फ सेट बी के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 तरह के रीजन्स लेंगे। तो लेट अस ड्रॉ डायग्राम। ये मैं अपना यूनिवर्सल सेट बना लिया, उसके अंदर ए ड्रॉ कर लेता हूँ, बी कर लेता हूँ, सी कर लेता हूँ। तो पहले सिर्फ वो रीजन लेते हैं जो सेट ए के अंदर है। तो वो रीजन हमारे पास क्या आ गया, जो सिर्फ सेट ए के अंदर है, ये रीजन है ना। और फिर वो रीजन लेते हैं जो सिर्फ सेट दूसरे सेट के अंदर है, सेकंड सेट के अंदर है, तो वो ये रीजन आ गया, है ना। और वो रीजन ले लेते हैं जो दोनों में कॉमन है, वो ये रीजन आ गया। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। और इस वेन डायग्राम को अगर हम पुराने वेन डायग्राम से कंपेयर करें, देखिए ये हमारा पुराना वेन डायग्राम था और ये हमारा नया वेन डायग्राम है, आप देखेंगे दोनों वेन डायग्राम एक्जैक्टली सेम आ रहे हैं। तो हम वेन डायग्राम का यूज करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई, आई एम नॉट सेइंग प्रूफ, आई एम सेइंग वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारे गिवन सेट से वो सेम सेट है। क्योंकि आपने क्या किया, पहले सेट की पिक्चर बनाई, दूसरे सेट की पिक्चर बनाई और हमने देखा कि क्या दोनों पिक्चर सेम आ रही हैं। अगर दोनों पिक्चर सेम आ गई तो डेफिनेटली सेट सेम। अब आइए देखते हैं कि क्या ये सेम प्रोसेस से हम यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरसेक्शन भी चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, अगेन LHS के अंदर जो लिखा था उसको ले लिया। तो ए का मैं वेन डायग्राम बना लेता हूं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाया था। तो मैंने अपने तीनों सेट्स ड्रॉ करे, ड्रॉ करने के बाद उनको नॉमेनक्लेट किया ए बी सी, और बोल रहा हूँ ए तो ये पूरा पार्ट आ गया जो ए का पार्ट है। फिर मैं बोल रहा हूँ इसका यूनियन लेना है, किसके साथ लेना है, दूसरा सेट भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो दूसरा सेट जब मैं ड्रॉ करने गया तो ऐसे ए बी सी मैंने 3 सेट्स नॉमेनक्लेट कर लिए। और क्या बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी के बीच का इंटरसेक्शन ये पोर्शन है। अब हमें यूनियन लेने के लिए बोल रहे हैं, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, वो पोर्शन ले लो जो सेट ए के अंदर है या फर्स्ट सेट के अंदर है, वो पोर्शन ले लो जो सिर्फ सेट बी के अंदर है। तो पहले सेट ए के अंदर कौन सा पोर्शन है, सिर्फ अगर उसको कंसिडर कर लें तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा ना। फिर सेट बी वाला पोर्शन लेंगे तो सिर्फ सेट बी वाला, तो ये आ गया, और ये वो पोर्शन है जो कॉमन है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये डायग्राम आ जाएगा। मैंने क्या किया, पहले वो रीजन जो सिर्फ ए के अंदर है या फर्स्ट सेट के अंदर है, वो रीजन जो सेकंड सेट के अंदर है सिर्फ, और फिर वो रीजन जो कॉमन है दोनों के अंदर, उनको अगर हम एक डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं या शेड कर दें तो हमें यूनियन मिल जाएगा। अब RHS की तरफ मूव करते हैं। अब RHS आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, तो मेरा जो RHS है वो मुझे कह रहा है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो हमने पहला जो पार्ट था सेट का वो ड्रॉ किया, 3 सर्कल्स बना लिए। बनाने के बाद हमने बोला A यूनियन B, तो ये A है, ये B है, ये C है। A और B का यूनियन लेंगे तो वो पार्ट जो सिर्फ A के अंदर है, वो पार्ट जो सिर्फ B के अंदर है, और वो पार्ट जो दोनों में कॉमन है ना। इसका इंटरसेक्शन लेना है दूसरे वाले सेट के से साथ जो मेरे पास है A यूनियन C। अब ये A है, ये B है, ये C है, तो A यूनियन A वाला पोर्शन सिर्फ, C वाला पोर्शन सिर्फ, और वो पोर्शन जो कॉमन है। अब हमें इन दोनों ही सेट्स के बीच में जो कॉमन रीजन जनरेट हुआ है ना, उसको डिमार्केट करना है एक डायग्राम के अंदर, दैट विल बी इंटरसेक्शन। तो अब कॉमन रीजन क्या आया, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये तो कॉमन है ही, जो सिर्फ ए के अंदर है ना। ये वाला पोर्शन तो जो ए के अंदर है वो सारा हमने एक बार ले लिया। और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या,
ठीक है ना। अगर आप और ध्यान से देखेंगे इन दोनों सेट्स के अंदर तो आपको एक और रीजन दिखाएगा जो कॉमन आ रहा है, वो है ये रीजन जो सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी के अंदर है ना। तो हमारे पास ये एक वेन डायग्राम बन गया बाय ऑब्जर्विंग कॉमन रीजन्स, और अर्लियर जो वेन डायग्राम था वो भी सेम था। तो हम यहाँ पे अगेन ऑब्जर्व कर सकते हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन की बात हम कह रहे थे वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड दिखाई देती है। अब आइए नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब देखिए ये डिफरेंस ऑफ सेट्स डिफरेंस ऑफ नंबर्स की तरह नहीं होता है ना, इसमें एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस होता है, हम समझेंगे, लेकिन पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए व्हेन वी आर सबट्रैक्टिंग टू सेट्स, जैसे हमने लिखा a माइनस बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो एलिमेंट्स जो a के अंदर तो हैं, x बिलोंग्स टू a, बट b के अंदर नहीं है ना। जो a के अंदर तो है मतलब b के अंदर नहीं है। मतलब क्या हुआ, अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। तो वो एलिमेंट जो a के अंदर है लेकिन b के अंदर नहीं है, मतलब ये वाले एलिमेंट्स। ओके, वहीं अगर हम b माइनस ए लिखें तो कैसा आएगा? तो अब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब वो एलिमेंट जो b के अंदर है लेकिन a के अंदर नहीं है। तो अगर फिर से आप वेन डायग्राम इसका बनाएंगे तो आपको ये रीजन मिलेगा जो सिर्फ b के अंदर है लेकिन a के साथ कॉमन नहीं। तो जो बात आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं वो बात ये है कि a माइनस बी, अगर हम माइनस बोल रहे हैं, विल नॉट बी इक्वल टू b माइनस ए जनरली। जनरली बराबर नहीं होंगे, लेकिन अगर ये बराबर होंगे तो हम देख सकते हैं कब ये बराबर होंगे। तो ये बराबर हो सकते हैं जब a सेट नल सेट हो जाए, b सेट भी नल सेट हो जाए, है ना, या दोनों सेट ही बराबर हो जाए, क्योंकि फिर आप जब सारे एलिमेंट्स हटाएंगे तो नल सेट ही मिल जाएगा। तो इन दो सिनेरियोज के अंदर जनरली हम बोल सकते हैं कि ये बराबर होगा, बट जनरली अगर हम जनरली इस बात को बोले तो बराबर नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी देखते हैं, इसको फर्दर समझते हैं। तो अगर हम एक सेट लिखें a 1 2 3 और एक अनदर सेट लिखें b दैट इज 2 3 4, तो हमने बोला a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? तो हमने बोला a माइनस बी की वैल्यू होगी 1, क्योंकि हमने क्या किया, a में से वो एलिमेंट्स हटा दिए जो b के साथ कॉमन थे। वहीं अगर b माइनस ए लिखा जाता तो b में से वो एलिमेंट हटा देते जो a के साथ कॉमन थे, तो अब आंसर आ जाता 4। तो आप देख रहे हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए आपस में बराबर नहीं है।